आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड पीसीएस का जो हमारा मुख्य परीक्षा का सिलेबस है, यदि हम उसकी बात करें और प्रीलिम्स की भी अगर हम बात करें, तो उसमें उत्तराखंड पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था और यहाँ का जो प्रशासन है वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी को हम कवर करते हुए भी हमने पिछली अपनी जो 4 क्लासेस में हमने विधायिका वाला जो सेक्शन है, जो लेजिस्लेचर वाला सेक्शन है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं जुडिशरी की तरफ अर्थात न्यायपालिका की तरफ। उसका न्यायपालिका में हमारा जो पहला टॉपिक है वह है उत्तराखंड उच्च न्यायालय, उत्तराखंड हाई कोर्ट। इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखते हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के बारे में। यदि हम कुछ बेसिक्स की बात करें तो उत्तराखंड हाई 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 कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट इन द स्टेट। उत्तर राज्य का क्या है, सबसे उच्च न्यायालय है, सबसे सर्वोच्च न्यायालय है राज्य के अंदर। आप जानते हैं कि जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हायरार्किकल होता है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं और फिर सबऑर्डिनेट जुडिशरी है। लेकिन स्टेट के लेवल की अगर हम बात करें तो स्टेट में जो हाईएस्ट कोर्ट है वो उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट है। जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल एंड सिविल मैटर्स। इसका जो जुरिस्डिक्शन है वो बेसिकली संवैधानिक, आपराधिक और नागरिक मामलों में है। इसमें आप रिवेन्यू मैटर्स को भी जोड़ सकते हैं, राजस्व मामले भी हैं, उसका भी क्या है, क्षेत्राधिकार किसका, हाई कोर्ट का है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का जो प्रशासन है, इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रशासनिक तौर पे जो हाई कोर्ट है वो अपने जितने भी खुद का और जो हमारे सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स होते हैं उनका सभी का क्या करता है, संचालन करता है। इसमें जैसे आप कह सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो नीचे की अदालतें हैं, उनमें जजेस का अपॉइंटमेंट, चाहे वो उत्तराखंड पीसीएस जे से जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो हो, या हायर जुडिशियल जो सर्विसेज हैं उनमें जो रिक्रूटमेंट होते हैं वो, फिर ट्रांसफर पोस्टिंग, सैलरी और अलावेंसेस, और जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है हाई कोर्ट का, तो ये सब किसकी क्या है, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, प्रशासनिक शक्तियां हैं किसकी, हाई कोर्ट की। तो जुडिशियल के अलावा उसकी क्या होती है, हाई कोर्ट की अपनी प्रशासनिक भी कार्य होते हैं और प्रशासनिक शक्तियां होती हैं, वो भी क्या है, हाई कोर्ट के पास हैं। यदि हम बात करें कि जो हमारा उत्तराखंड का हाई कोर्ट है वो गवर्न किससे करता है, वो किससे संचालित किया जा होता है, तो उसमें दो चीजें, एक है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अर्थात संवैधानिक प्रावधान है, दूसरा उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम है 2000 का। इसके कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके तहत क्या होता है, हमारा जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय है, वो संचालित होता है। तो अब हम इन प्रोविजंस को पढ़ते हैं, क्या है वो प्रोविजंस। यदि हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अर्थात संवैधानिक प्राविधानों की बात करें तो आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231, अनुच्छेद 214 से 231 तक जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं वो क्या है, हाई कोर्ट के लिए हैं और हाई कोर्ट उनसे संचालित होता है। तो यदि इसके लिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूंगा कि आप, क्योंकि आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आप पढ़ेंगे, और स्पेसिफिकली अगर पढ़ना चाहते हैं तो इन आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स 214 टू 231 आप पढ़ लीजिए, जो कि पूरे देश में जो भी हाई कोर्ट है उन्हें गवर्न करते हैं। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट भी उन्हीं से गवर्न होता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 214 है, उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड वाज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 214। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो अनुच्छेद 214 के तहत की गई थी। तो ये हमारे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। ज्यादा स्पेसिफिक हमारे लिए है उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000, मतलब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 जो हमारी पार्लियामेंट में पास हुआ था, जिससे कि उत्तराखंड स्टेट बना था और उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी उसी से बना था। तो आइए उसके प्रोविजंस के बारे में पढ़ते हैं। पार्ट 4 ऑफ द एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट इन द स्टेट। अधिनियम का भाग 4 राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना और उसकी संचालन तथा कामकाज से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। कौन सा, पार्ट 4। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। तो सेक्शन 26 का कहता है हाई कोर्ट ऑफ उत्तरांचल, उत्तरांचल हाई कोर्ट की बात, उत्तरांचल उच्च न्यायालय की बात करता है। तो ये कहता है कि सेक्शन 26 में लिखा हुआ है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसको दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करेगा, जो उत्तर प्रदेश के लिए कोर्ट होगा, और एक नया हाई कोर्ट बनाया जाएगा जिसकी सीट कहाँ पर होगी, ये प्रेसिडेंट बाय एन ऑर्डर डिसाइड करेंगे। और वो क्या होगा, वो केवल जो उत्तरांचल की जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके लिए वो बनाया जाएगा। ये सेक्शन 26 कहता है। 27 है जजेस ऑफ द उत्तरांचल हाई कोर्ट। धारा 27 कहती है उत्तरांचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऐसे जजेस जिन्हें कि प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उत्तरांचल हाई कोर्ट के लिए डेजिग्नेट करेंगे, वो उत्तरांचल हाई कोर्ट के जजेस होंगे।
और जब जो नए जजेस अपॉइंट होंगे तब नए जजेस आएंगे, लेकिन इनिशियली ये कहता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं जिनको डेजिग्नेट किया जाएगा उत्तराखंड के लिए, या तब उत्तरांचल था, उत्तरांचल के लिए वो क्या होंगे, उत्तरांचल हाई कोर्ट के जजेस होंगे। ये सेक्शन 26 कहता है। 28 कहता है इस एक्ट का, जो जुरिस्डिक्शन ऑफ उत्तरांचल हाई कोर्ट धारा 28 में है उत्तरांचल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। तो वो कहता है कि ऐसे कोई भी केसेस, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो, जो कि उत्तरांचल राज्य की सीमा से आते हों या उत्तरांचल राज्य की सीमा में जिनका उद्भव होता हो, ऐसे जो स्टार्ट होते हो ऐसे केसेस क्या करेगा, वो उत्तरांचल का जो हाई कोर्ट है वो उनका जुरिस्डिक्शन में होंगे। इस सेक्शन 29 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू बार काउंसिल एंड एडवोकेट। धारा 29 है बार काउंसिल और अधिवक्ताओं से संबंधित विशेष प्रावधान। तो इसमें क्या है, जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है 1961 का, उसके में कुछ अमेंडमेंट करके उसमें उत्तरांचल हाईकोर्ट उत्तरांचल एक नया सेक्शन पार्ट डाला गया, जिसमें कि जो प्रोविजंस और स्टेट्स के लिए जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस बार काउंसिल के लिए या वहाँ के लॉयर्स के लिए अप्लाई हो रहे थे, अब वो उत्तरांचल के जो बार काउंसिल बनेगी और जो यहाँ के एडवोकेट्स होंगे उसके लिए भी क्या होंगे, अप्लाई होंगे। सेक्शन 30 इस एक्ट का कहता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स इन उत्तरांचल हाई कोर्ट। उत्तरांचल उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की एवं प्रक्रियाएं। तो ये सेक्शन कहता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस और प्रक्रियाएं अभी तक फॉलो करी जा रही थी, वो ही उत्तरांचल के जो हाई कोर्ट में है वो क्या की जाएंगी, वो यहाँ पे प्रैक्टिस में आ जाएंगी, तब तक जब तक कि उत्तरांचल हाई कोर्ट अपने रूल्स रेगुलेशंस नहीं बना लेता। तो अर्थात ये जो सेक्शन है ये उत्तरांचल हाई कोर्ट को पावर देता है कि वो अपने इंटरनल फंक्शनिंग के लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। जब तक वो अपने रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाता है तब तक क्या होगा कि वो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के रूल्स रेगुलेशन है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 31 कस्टडी ऑफ सील ऑफ उत्तरांचल हाई कोर्ट। धारा 31 उत्तरांचल उच्च न्यायालय की मोहर की अभिरक्षा। तो ये सेक्शन कहता है कि जो नियम सील की अभिरक्षा के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अप्लाई होते हैं वही क्या होंगे, उत्तरांचल का जो हाई कोर्ट होगा वहां पर भी अप्लाई होंगे। सेक्शन 32 फॉर्म्स ऑफ रिट्स एंड अदर प्रोसेसेस। धारा 32 रिट और अन्य प्रक्रियाओं का स्वरूप। ये कहता है कि जो फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स होंगे, प्रोसेसेस होंगे, रिट एंड अदर उसके, वो वही होंगे जो अभी तक क्या थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे। पावर्स ऑफ जजेस। धारा 33 न्यायाधीशों की शक्तियां। वही शक्तियां होंगी जो क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस की शक्तियां थी वही उत्तरांचल के रेस्पेक्ट में, मतलब विद इन उत्तराखंड जो केसेस हैं उसके लिए उत्तरांचल हाई कोर्ट की जजेस की होंगी। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो डिविजनल बेंच और सिंगल बेंच है, ये क्या है मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा। तो तीनों की अलग अलग पावर्स होती हैं। जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी अलग पावर होती है। डिविजनल बेंच मतलब जिसमें 2 जजेस बैठते हैं उसकी अलग पावर होती है। सिंगल बेंच मतलब जिसमें सिंगल जज बैठते हैं उनकी अलग पावर्स होती है। तो सेक्शन 33 में उन पावर्स की बात करी गई है। सेक्शन 34 प्रोसीजर एज टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। धारा 34 उच्चतम न्यायालय में अपील के संबंध में प्रक्रिया। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि वही प्रक्रियाएं जो अभी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में फॉलो हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए, वही यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। सेक्शन 35 ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट टू उत्तरांचल हाई कोर्ट। धारा 35 है कार्यवाही का इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उत्तरांचल उच्च न्यायालय में स्थानांतरण। तो ये कहता है कि ऐसे केसेस जो ओरिजिनेट हुए हैं जो न्यूली फॉर्म स्टेट है उत्तरांचल का, उसकी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से, वो सारे केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तरांचल का जो नया हाई कोर्ट बनेगा उसको क्या कर दिए जाएंगे, ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो इसका मतलब जो केसेस उत्तरांचल के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर से ओरिजिनेट हुए थे उन्हें कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया, उत्तरांचल के हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया। सेक्शन 36 राइट टू अपीयर और टू एक्ट इन प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर टू उत्तरांचल हाई कोर्ट। उत्तरांचल उच्च न्यायालय को हस्तांतरित कार्यवाही में उपस्थित होने या कार्य करने का अधिकार। तो इसमें यह है कि क्योंकि यहाँ की नई बार काउंसिल बन जाएगी, नए यहाँ पे जो वकील हैं वो यहाँ पर रजिस्टर्ड होंगे, तो जो प्रोसीडिंग्स ट्रांसफर होंगी इलाहाबाद हाई कोर्ट से उत्तरांचल हाई कोर्ट को, उनमें कौन अपीयर हो पाएगा। तो ये सेक्शन कहता है कि जो एडवोकेट्स अभी तक उन केसेस में अपीयर हो रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनको राइट होगा कि जब तक ये केसेस पूरे नहीं हो जाते वो यहाँ पर भी अपीयर हो पाएंगे। ये क्या है, सेक्शन 36 है।
सेक्शन 37 डील्स विद द वेरियस इंटरप्रिटेशंस, विभिन्न व्याख्याओं से संबंधित है, इसमें कई सारी व्याख्याएं दी गई हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। तो ये हमारे अभी तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे और जो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 उसके जो प्रोविजंस हैं, जो कि उत्तरांचल हाई कोर्ट को, जो कि अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट हो गया, जो कि जिसे हम नैनीताल उच्च न्यायालय भी बोलते हैं, उसको क्या करता है, गवर्न करता है। तीसरी चीज जो उत्तरांचल हाई कोर्ट के उत्तराखंड हाई कोर्ट को गवर्न करती है, जैसा कि हमने सेक्शन 30 में पढ़ा था, वो क्या है, रूल्स ऑफ द कोर्ट। तो क्या है कि जो उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है, उसे जो ये उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसमें पावर दी गई है कि वो अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपने कार्य प्रणाली के लिए रूल्स, रेगुलेशन, नियम या विनियम बना सकेगा। तो उसके तहत कुछ रूल्स बनाए गए, वो क्या है, इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द हाई कोर्ट इज गवर्न बाय इलाहाबाद हाई कोर्ट rules of the court 1952 as amended up to 23/3/2023 as applicable in उत्तराखंड। क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आंतरिक कार्य प्रणाली न्यायालय के नियम 1952 23/3/2023 तक संशोधित उत्तराखंड में यथाप्रवृत्त द्वारा शासित होती है। क्या इंटरनल जो फंक्शनिंग है वो हाई कोर्ट की, ये इन नियमों से इसे चलाया जाता है। जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, क्षेत्राधिकार की बात करें उत्तरांचल हाई कोर्ट के, तो ये इसमें दो तरीके का इसका जुरिस्डिक्शन है, एक है ओरिजिनल, एक है अपीलेट, अर्थात मूल क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार। तो मूल जो क्षेत्राधिकार है वो बेसिकली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जैसे कि रिट है उस पे है। उसके अलावा जैसे कुछ और सिविल मैटर्स हैं, जैसे डाइवोर्स इत्यादि के मैटर हैं, उस पे क्या है, इसका मूल क्षेत्राधिकार है। और जो अपीलेट क्षेत्राधिकार है वो क्या है, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, वो सभी मैटर्स पे है, चाहे वो सिविल मैटर्स हो, चाहे वो क्रिमिनल मैटर्स हो, चाहे रेवेन्यू मैटर्स हो। तो जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है वहां से अपील यहाँ पे की जाती है, इन सभी मैटर्स पे होती है। तो ये क्या हमारा कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है, मतलब क्षेत्राधिकार है। बेंचेस की बात करें तो अभी हमने जैसे बताया था कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसमें 4 तरीके की बेंचेस होती हैं और उनका अलग अलग अपना क्षेत्राधिकार होता है। तो ये क्या क्या है, सिंगल जज क्रिमिनल केसेस, एकल न्यायाधीश बेंच आपराधिक मामलों के लिए, सिंगल जज बेंच फॉर सिविल केसेस, एकल न्यायाधीश जो बेंच है वो सिविल मामलों के लिए, डिविजनल बेंच फॉर क्रिमिनल केसेस, डिवीजन बेंच आपराधिक मामलों के लिए, और डिवीजन बेंच फॉर सिविल केसेस, डिवीजन बेंच सिविल मामले। तो यहाँ पर अगर आप इसे थोड़ा सा समझना चाहें तो जो उत्तराखंड जो भी हाई कोर्ट है उसकी क्या है, पावर्स हैं जो जजेस की, वो 3 स्टेजेस में डिवाइड है। एक है चीफ जस्टिस की पावर, चीफ जस्टिस इज द चीफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट। उनकी अपनी प्रशासनिक पावर्स भी होती हैं, अपनी जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। उसके अलावा होती है हमारी डिविजनल बेंचेस। डिविजनल बेंचेस में जनरली 2 जजेस बैठते हैं, उनकी अपनी अलग पावर्स होती हैं। और उसके बाद होती है सिंगल जज, अर्थात जिसमें केवल एक जज बैठते हैं। तो सिंगल जज की पावर सबसे कम होगी सिंगल जज बेंच की, फिर डबल बेंच की जो जजेस की पावर है उसमें ज्यादा होगी, और जो चीफ जस्टिस की उससे ज्यादा होगी। तो इसमें होता क्या है जनरली कि जब आप सिंगल जज बेंच में जाते हैं तो वहां पर आप कोई केस पारित करते हैं और केस फाइल करते हैं और वहां का उनका जजमेंट आता है। आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कहाँ कर सकते हैं, डिविजनल बेंच में कर सकते हैं। ये एक आपके पास अधिकार होता है। जो डिविजनल बेंच है उसके पास अधिकार होता है कि वो जो सिंगल जज की जो बेंच है उसके केसेस को रिवीजन कर सकते हैं, उसको दोबारा वहां पे रिवीजन फाइल किया जा सकता है। तो आपने 2 वर्ड अक्सर सुने होंगे कोर्ट में, रिवीजन एंड रिव्यू। रिव्यू क्या होता है कि वो ही जो बेंच है वो अपने केस को रिव्यू कर सकती है। सपोज सिंगल जज बेंच है तो उसके केसेस को आप कहाँ डालेंगे, डिविजनल बेंच में। डिविजनल बेंच का अगर ऑर्डर आ गया तो इसे बोलते हैं रिवीजन। फिर डिविजनल बेंच से भी आप संबंधित नहीं तो दोबारा रिव्यू के लिए भी उसी में डाल सकते हैं। तो उसी बेंच के द्वारा अपने केस को रिव्यू करना इज रिव्यू, किसी दूसरी बेंच के द्वारा केस पे अपील करना इज रिवीजन। ये एक अंतर होता है रिवीजन है रिव्यू में। तो ये क्या है, हमारी अलग अलग बेंचेस हैं और इनकी पावर्स हैं हाई कोर्ट के केस में। शिफ्टिंग ऑफ हाई कोर्ट एल्सवेयर, एक अभी बड़ा मुद्दा चल रहा है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए नैनीताल से। आपने काफी न्यूज में पढ़ा होगा, उसके लिए अलग अलग रीजंस दिए जा रहे हैं कि भाई उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो ज्यादातर केसेस हैं वो क्या है, 90% केसेस उसमें गवर्नमेंट एक पार्टी है, तो उसके लिए देहरादून और नैनीताल में क्या है, बहुत दूरी हो जा रही है। दूसरा, कई सारे एक्सेसिबिलिटी के इशू है नैनीताल के, फिर कनेक्टिविटी के इशू है, नैनीताल में जगह कम है। तो ये सारे इश्यूज हैं एक्सपेंड करने के लिए, तो जिसकी वजह से उत्तराखंड हाई कोर्ट को एल्स कहीं और शिफ्ट करने की बात करी जा रही है। लेकिन मैं यदि आपसे बात करूं कि कानूनी बात करते हैं, मगर लीगल तौर पे क्या हो सकता है, तो ये जो
उत्तरांचल जो उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने भी पढ़ा 2000 का, उसका सेक्शन 26 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसके प्रोविजन पढ़िए। द प्रिंसिपल सीट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ उत्तरांचल शैल बी एट सच प्लेस एज प्रेसिडेंट में बाय नोटिफाइड ऑर्डर अपॉइंट। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 कहता है, क्या कहता है ये, कि उत्तरांचल उच्च न्यायालय की मुख्य सीट ऐसे स्थान पर होगी जिसे राष्ट्रपति अधिसूचित आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेंगे। तो यदि आप इसकी बात करें तो उत्तराखंड अगर हाईकोर्ट को शिफ्ट करना है तो ये पावर हाईकोर्ट के पास नहीं है, ये पावर केवल और केवल नए स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये केवल केवल किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। तो प्रेसिडेंट ने अपने ऑर्डर में नैनीताल को बोला है कि नैनीताल विल बी द प्रिंसिपल सीट ऑफ द हाई कोर्ट। तो जब हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, ना तो इसे उत्तराखंड हाई कोर्ट खुद शिफ्ट कर सकता है, इवन सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता, ना स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। शिफ्टिंग केवल और केवल प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मतलब केंद्र सरकार ही कर सकती है। ये एक फैक्ट है जिससे हमें जानना है। लेकिन इसी सेक्शन में इसका जो सब सेक्शन 3 है वो क्या कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 2, मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा है, द जजेस एंड डिवीजन कोर्ट्स of the High Court of Uttaranchal may sit at such other places or place or places in the state of Uttaranchal other than its principal seat as the Chief Justice may, with the approval of Governor of Uttaranchal, appoint. उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी उत्तरांचल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड न्यायालय उत्तरांचल राज्य में अपनी मुख्य सीट के अलावा ऐसे किसी अन्य स्थान या स्थानों पर बैठ सकते हैं जहां मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल के अनुमोदन से नियुक्त करें। तो अब एक बात तो आगे की प्रिंसिपल सीट मतलब उत्तराखंड हाईकोर्ट कहाँ होगा, ये तो केवल प्रेसिडेंट ही चेंज कर सकते हैं, वही डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो बेंचेस हैं, जैसे अभी हमने बात करी थी कि सिंगल बेंच डबल बेंच होती हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, स्टेट में कहीं भी बैठ सकते हैं। और ये किसका क्षेत्राधिकार है, ये जो उत्तराखंड हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका क्षेत्राधिकार है। और वो लेकिन उनको अप्रूवल किससे लेना पड़ेगा, गवर्नर से लेना पड़ेगा, अर्थात गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो क्या कर सकते हैं कि गवर्नर को एक प्रपोजल दे सकते हैं कि भाई आप इसकी बेंचेस यहाँ बैठा दो। जैसे बात चल रही है कि इसकी मेन सीट कहाँ रहे, नैनीताल रहे, और एक बेंच इसकी आईडीपीएल ऋषिकेश में बना दी जाए, तो उसके लिए भी प्रोसीजर है कि वो भी स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से ही पॉसिबल है। केवल हाई कोर्ट जो है वो क्या करेंगे, गवर्नर से इसकी अप्रूवल लेंगे, तभी इसको क्या कर सकते हैं, वहां से बेंच को शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपका टॉपिक, क्योंकि जब भी हम शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं इन प्रोविजंस का डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो प्रिंसिपल सीट को शिफ्ट नहीं किया जा सकता, वो पावर केवल किसकी है, प्रेसिडेंट की है। लेकिन बेंचेस को कहीं भी नैनीताल के अलावा ले जाया जा सकता है, मतलब जजेस कहीं भी बैठ सकते हैं, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे गैरसैंण हो, चाहे कहीं भी बैठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए चीफ जस्टिस को क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर चाहिए। ये क्या है, इसका नियम है। ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के बारे में कब बना था, 9 नवंबर 2000 को बना था। इसकी प्रिंसिपल सीट अर्थात लोकेशन कहाँ है, नैनीताल है। कंपोजिशन मेथड, गवर्नर प्रेसिडेंट क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टेशन के बाद हमारे जजेस को क्या करते हैं, हाईकोर्ट में अपॉइंट करते हैं। नंबर ऑफ जजेस कितने हैं यहाँ पे, जो इसकी स्ट्रेंथ है, डेजिग्नेटेड स्ट्रेंथ वह कितनी है, 11 है, जिसमें 9 परमानेंट जजेस हैं और 2 एडिशनल जजेस हैं। चीफ जस्टिस कौन है, जस्टिस रितु बहारी, ये हमारी चीफ जस्टिस हैं। ये क्या है, कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिस आज तक जो बने। हमारे पहले उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, जस्टिस अशोक ए देसाई, जो कहते हैं फाउंडर चीफ जस्टिस थे। उसके बाद ऑनरेबल जस्टिस एस कपाडिया, ऑनरेबल जस्टिस वी सिरपुरकर, ऑनरेबल जस्टिस सिराग जोसफ, ऑनरेबल जस्टिस राजीव गुप्ता। ये सब आप नाम देख लीजिए, इन्हें पढ़ लीजिए, ये आपके प्रीलिम्स में कई बार पूछ आते हैं। इसमें मैंने कुछ हाईलाइट कर रखे हैं, जो मैंने रेड हाईलाइट कर रखे हैं, ये वो उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने। तो ये पूछ सकते, एक बार आया भी है प्रीलिम्स में शायद उत्तराखंड में ये क्वेश्चन, कि ऐसे कौन से जजेस हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। तो वो क्या है, जस्टिस एस कपाडिया और जस्टिस जे खेहर। और जो ग्रीन में हाईलाइटेड हैं, जो जस्टिस वी सिरपुरकर, सायरक जोसेफ एंड के जोसेफ, ये वो जजेस हैं जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जज बने। तो रेड वाले चीफ जस्टिस बने और ग्रीन वाले वहां पे जाके जजेस बने। ये क्या है, कुछ फैक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो हमारा ये टॉपिक था ये कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स, जैसे सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे, मीडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्चुअल कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, न्याय पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और लोग जो हमारे न्यायालय हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा टॉपिक उत्तराखंड हाईकोर्ट का खत्म हो गया। आगे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।